चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग देख रहे थे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जिसके अंदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कल हम लोग समझ रहे थे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? कि ऐसे सोर्सेज के जो लिमिटेड हैं, जो शायद नियर फ्यूचर में जो है वो ख़त्म हो जाए ऐसे, या तो फिर जिनका एक बार यूज करो ना तो उसे फिर से यूज करना काफी मुश्किल होता है। अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसे फिर से हम लोग यूज नहीं कर पाते। जनरली वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज कहलाते हैं ना, बरोबर ना? लेकिन उसके बारे में हमने समझा था ना, तो उसका एक उसके साथ ही एक दूसरा पॉइंट आता है, जो पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऐसा आता है कि जनरली ये ख़त्म हो जाए वैसे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ना तो इन चीज़ों को बहुत बेटर वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे देखो, कि एक एग्जांपल आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल का यूज़ होता है। कोल का यूज़ होता है, बराबर। अगर इन कोल की जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ अगर तैयार किए जाए ना, तो उस पेड़ में से कंटिन्यूसली जो है वो कोल तैयार होते रहेंगे। क्योंकि ये जो वुड होता है ना, ये वुड को ही अगर जलाकर उनमें से मॉइस्चर और दूसरे मटेरियल्स निकाल दे ना, तो आखिरी में जो लकड़ा बच जाता है ना, वो कोल की तरह ही काम करता है। जनरली जो लकड़ा जब जलाया जाता है ना, ध्यान से सुनना, कि जब लकड़ा जलाया जाता है, वुड जब जलाया जाता है, तो उनमें से येलो कलर की फ्लेम भी निकलती है और स्मोक भी बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उनमें से मॉइस्चर निकाल दिया जाए, जब उनमें से इम्प्योरिटीज निकाल दी जाए, तो आखिरी में जो पत्थर का टुकड़ा बच जाता है ना, वो कोल की तरह होता है। वो फ्लेमलेस होता है। फ्लेमलेस मतलब उनमें से फिर कोई फ्लेम नहीं निकलती। कभी कोई कोयला जलते हुए आपने देखा होगा, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, लेकिन सिर्फ वो हीट देता है। तो कोल के लिए तो चलो ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो ये ट्रीज को ग्रो करना ये जरूरी है, लेकिन वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है ना। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। एक दूसरा भी एग्जांपल है कि जैसे काऊ डंग आता है ना, काऊ डंग। तो ये काऊ डंग का हमेशा से, पहले के टाइम से जो है वो क्या कह सकते हैं, घर के चूल्हे के लिए यूज़ होता था। पहले के टाइम में यही करते थे कि जो काऊ का डंग होता था, उनका जो वेस्ट मटेरियल, उसको सुखा के और फिर उसी को ही जो है वो जलाया जाता था। आज भी काफ़ी सारे गाँव में होता है, बराबर। तो वो भी एक अच्छा खासा फ्यूल की तरह यूज होता है। लेकिन सोचो कि वो जो फ्यूल की तरह यूज होता है ना, उनमें से ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। जितनी चाहिए उतनी एनर्जी उसमें से नहीं मिल पाती। तो टेक्नोलॉजी की मदद से अब वो उसी काऊ डंग को, या फिर जो प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, या फिर जो कचरा वगैरह होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट, नेचुरल जो भी कचरा होता है, उसका यूज करके फिर प्रॉपर वे में फ्यूल तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं बायोमास। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही इनका यूज किया जाता है, कि जिससे ज़्यादा बेटर वे में उसका ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज हो सके। या फिर जैसे विंड एनर्जी, पता है वो बड़ी बड़ी विंड मिल्स तैयार की जाती हैं। पवन चक्की जिसे कहते हैं, विंड मिल्स तैयार करते हैं, कि जिनके थ्रू नॉर्मल जो हवा चल रही है ना, वो चलती हुई हवा में से भी इस विंड मिल के थ्रू या विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, एक एक करके इन दोनों के बारे में समझते हैं कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ऐसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ बढ़ा सकते हैं। कि जिसमें पहला आता है ना, बायोमास। बायोमास के लिए क्या किया जाता है कि आज प्रेजेंट टाइम में कितने सारे जो है वो फार्म्स में, कितने सारे खेतों में ऐसा एक प्लांट लगाया जाता है। आप लोग जैसे फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे एक फोटो में मॉडल बना हुआ है, दूसरे में वो रियल प्लांट का फोटो है। ठीक है, ऐसा बायोगैस प्लांट ऐसा बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले इस साइड जो एक ये दिया हुआ है, ये पहले फोटो में यहाँ पर एक टैंक जैसा दिया हुआ है। कि ये जो टैंक है ना, ये जो रेड कलर का टैंक दिया हुआ है, ये एक मिक्सिंग टैंक कहलाता है। कि सबसे पहले क्या किया जाता है, इस टैंक के अंदर सभी तरह का वेस्ट मटेरियल जमा किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, हर एक तरह का जो है वो ये वेस्ट मटेरियल, कि जिसमें
अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और वेजिटेबल के वेस्ट मटेरियल, या फिर जो सड़े हुए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घर पे जैसे सब्जियां जो छीली जाती है तो उनके पील्स, वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स, या जैसे काऊ डंग, या ऐसा कोई भी तरह का वेस्ट मटेरियल, वो सब वहाँ पर जो है वो जमा किया जाता है। बराबर। उनमें जब अच्छी तरह से जमा हो जाए ना, तो वो पोर्शन या वो एक, समझो क्या कह सकते हैं कि जो भी स्लरी तैयार हुई, जो भी एक लिक्विड की तरह या जो सॉलिड की तरह उसमें पार्ट तैयार होता है, सभी कचरा मिक्स कर दो, सड़ने दो, तो वो कचरा कैसा हो जाता है एकदम, कि उस कचरे को पाइप के थ्रू एक टैंक में जो है वो जमा किया जाता है, जो टैंक जमीन के अंदर वो एक टैंक बनाया जाता है। और वहाँ पे कुछ टाइम तक उस टैंक में उसको रख दिया जाता है कि जिससे वो डीकम्पोज हो, वो सड़ता जाए वो। और उनके सड़ने के बाद नेचुरली उनमें से एक तरह का गैस निकलता है, जो गैस ऊपर एक, ये क्या कह सकते हैं, एक प्लांट की तरह, एक टंकी की तरह रखा जाता है, कि जिसके ऊपर पाइप लगा हुआ होता है, एक आउटलेट लगा हुआ होता है, कि जिनमें से ये गैस निकलता है। आप ये रियल फोटो में भी देख रहे हो कि ऐसी बड़ी सी टंकी होती है। ये टंकी इस तरह से बनाई जाती है कि अंदर ऑक्सीजन न पहुंचे, सभी कचरा इस टंकी के अंदर डाल दिया जाता है, कि जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये वो कचरा क्या होता है, डीकम्पोज होता है। और उनमें से जो गैस निकलता है ना, उस गैस को पाइप के थ्रू जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ये गैस वो समझो बायोगैस कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोगैस। या तो फिर ये जनरली ऐसे कचरे में से तैयार होता है ना, तो इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस। वो गैस में 75% जितना मिथेन आया हुआ होता है, 75% मिथेन गैस उस गैस में होता है, कि जिसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से एज अ फ्यूल किया जाता है, कि इस गैस को अगर प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू आसपास के गांवों में पहुंचाया जाए ना, तो उस आसपास के गांव में जो घर में चूल्हा जलाने के लिए इसी गैस का बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। और कितने सारे गाँव में होता भी है, ऐसे ही गोबर गैस का, ऐसे ही बायोगैस का यूज़ किया जाता है। और इवन कि उसके बाद जो है कचरा, ज़मीन के अंदर जो कचरा रह गया टंकी में, उसका क्या करें? गैस तो निकल गया, लेकिन फिर जो वो कचरा होता है ना, उसका भी यूज होता है, कि जमीन के अंदर जो कचरा रह जाएगा ना, उसमें से भी फिर फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, कि जिन फर्टिलाइजर का यूज फिर एग्रीकल्चर में होता है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर भी हो गया। मतलब देखो कि यही टेक्नोलॉजी का यूज करके एक में से ये दो दो काम हो जाता है ना, अच्छा खासा फर्टिलाइजर भी मिल जाता है और गैस भी तैयार हो जाता है, कि जिसका एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं हम लोग। बरोबर। या फिर दूसरा ऐसा आता है ना, वो आता है विंड एनर्जी। कि विंड एनर्जी में भी ऐसा ही किया जाता है, कि एक बड़ा सा विंड मिल जो है वो तैयार किया जाता है। ये विंड एनर्जी क्यों यूज किया जाता है पता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इससे पहले कल हमने देखा था कि वाटर के थ्रू बड़े से डैम बनाए जाते हैं, उस डैम में से जोर से पानी छोड़ा जाता है, कि जिससे उस बहते हुए पानी में से जो है, क्या कहते हैं, ये टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। लेकिन हमने ये भी तो समझा था ना कि उसे डैम बनाने का खर्चा कितना ज़्यादा होता है। वो डैम भी जनरली नॉन रिन्यूएबल कहलाता है, कि एक बार अगर वो डैम टूट गया या खराब हो गया, बरोबर, या फिर जो है वो डैमेज हो गया उसमें कुछ, तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे क्या बनाया जाता है, डैम की जगह पर ऐसे विंड मिल तैयार किए जाते हैं, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो। विंड मिल में और कुछ नहीं, आगे एक बड़ा सा फैन लगाया जाता है, काफ़ी बड़ा फैन, कि जिसमें नेचुरली जब हवा चलती है ना, तो उस हवा चलने की वजह से ये फैन घूमता है। ये फैन के साथ फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाए हुए होते हैं, कि ये फैन घूमते ही ये एक टरबाइन की तरह काम करता है। इस टरबाइन के साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जनरली डायनेमो लगाया जाता है, जो इससे टरबाइन की क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई उसे आसपास के विलेजेस और सिटी में पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत इजी वे है कि चलती हुई हवा से खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, टेक्नोलॉजी से इसे तैयार किया जाता है ना। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी भी कुछ लिमिटेशन है ऐसे विंड मिल्स की भी। पहली लिमिटेशन तो ये है कि भाई ये जनरली ऐसे एरियाओं में लगाए जाते हैं कि जहाँ पर हवा वो काफ़ी स्पीड में चलती हो, कि जहाँ पर ज़्यादातर हवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर हावर से ज़्यादा होनी चाहिए वो स्पीड। बरोबर, तो ही जो है वो ये पंखे सही तरह से घूम कर पाते हैं,
ये विंड मिल सही तरह से घूम पाता है और इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। बाकी आप जो है वो आपके घर के टेरेस पे ऐसा विंड मिल लगा दो कि हाँ भाई हवा चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो ऐसा नहीं हो पाता ना। पहला तो ये कि हवा की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये कि भाई ये जनरली एकदम खुली जगहों पे लगाया जाता है और एक नहीं, एक साथ काफ़ी सारे लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, एक दो आप खाली विंड मिल लगा दो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करोगे तो वो थोड़ी कोई ज़्यादा पैदा होगी। उसके लिए बहुत सारे विंड मिल्स एक साथ लगाने पड़ते हैं और इसके लिए खुला एरिया चाहिए इतना बड़ा। जनरली जो है वो खुले मैदानों में या तो फिर जो है वो समुद्र के आसपास कि जहाँ पर एकदम खुली जगह हो ना, तो ही ये विंड मिल्स तैयार होते हैं। और ऐसी जगह मिलना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। और दूसरा कि इनका मेंटेनेंस, चलो मेंटेनेंस जनरली तो नहीं, लेकिन कभी जो है वो तेज तूफान आ जाता है, बराबर तेज तूफान आ जाता है, तब उस वक्त ये क्या कह सकते हैं, इनको डैमेज बहुत पहुंचता है। ऐसे विंड मिल्स को बहुत डैमेज होता है तो उसकी वजह से उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके थोड़े थोड़े ये लिमिटेशंस भी हैं। फिर भी अगर सोच समझ के इनका यूज़ किया जाए तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनसे पैदा कर सकते हैं हम लोग, बराबर। अब देखो विंड एनर्जी के बारे में समझा ना। अब चैप्टर का दूसरा पार्ट आता है, जो पार्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस मतलब कौन से, कि जो हमने कल समझा था कन्वेंशनल, उसका अपोजिट। ये वो सोर्सेज कहलाते हैं कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो रिन्यूएबल हैं, कि जिनका जितनी भी बार आप लोग यूज़ करो उतनी बार जो है वो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो, बराबर ना। एक बार यूज़ करने के बाद बार बार उसको यूज़ कर सकते हो। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनमें जनरली आते हैं सोलर एनर्जी या तो फिर सी एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। अगर इनके बारे में शॉर्ट में समझें तो जैसे सबसे पहला आता है वो आता है सोलर एनर्जी के बारे में। देखो सोलर एनर्जी, अब इनके बारे में हमें पता है कि हमारे अर्थ पे एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स वो क्या कहलाता है, तो सन। सन वो हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कहलाता है ना। तो ये एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई अपने लिए यूज़फुल थिंग्स तैयार कर सकते हैं या अपने फ़ायदे के लिए इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट और हमेशा हमें मिलती रहती है, तो इनका यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग। इसका बेसिक यूज़ आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले के टाइम में आप लोगों ने ये सोलर कुकर के बारे में सुना भी है और शायद पढ़ा भी होगा ना। सोलर कुकर के बारे में कि ऐसा एक बॉक्स से तैयार किया जाता है कि जिनके ऊपर ये मिरर्स इस तरह से लगाए जाते हैं कि सन की सीधी लाइट इस बॉक्स के ऊपर आती है और उस सन की लाइट की वजह से अंदर हीट क्रिएट होती है, गर्मी क्रिएट होती है, और इस सोलर कुकर में हम लोग जो है वो खाना तैयार कर पाते हैं। ठीक है ना, सन एनर्जी का यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके। या तो फिर आज के टाइम में जो है वो ऐसे सोलर पैनल्स आते हैं कि जो घर के ऊपर लगाए जाते हैं, कि ऐसे सोलर पैनल्स के जो सन एनर्जी का यूज़ करके क्या कह सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे पैनल्स के साथ है ना हमारे घर में जनरेटर्स और बैटरीज वगैरह कनेक्ट की जाती है, कि जिससे दिन भर जो धूप आती है ना, उस धूप से ये सोलर पैनल समझो चार्ज होते रहते हैं और उनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। और वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी समझो बैटरी में क्या कह सकते हैं स्टोर होती जाती है। फिर जब दिन का समय ख़त्म भी हो जाए ना, रात को जब अंधेरा भी हो जाए, जब सनलाइट ना भी हो, तो भी उस बैटरी के थ्रू घर के सभी अप्लायंसेस, सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली चल पाती हैं। मतलब समझो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही ख़त्म ना, कि ये सन की एनर्जी के थ्रू, कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उनके थ्रू आपके घर की सभी चीज़ें चल सकती हैं फिर, बरोबर के नहीं। या तो आज के प्रेजेंट टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो हर एक चीज़ में ये सोलर एनर्जी का यूज़ हो सकता है। आप लोगों ने सोलर वाटर हीटर के बारे में सुना होगा, बरोबर। आज के टाइम में ऐसे सोलर पैनल का यूज़ करके स्ट्रीट लाइट्स में, जैसे फोटो में है ना, कि स्ट्रीट लाइट में भी जो है वो ये सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। रास्ते पे जो लाइट होती है, बरोबर, हर एक चार रास्ते पे
तो उनके ऊपर ऐसे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं कि दिन भर वो सनलाइट की वजह से उनमें क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती जाती है। और जब रात को जब लाइट की ज़रूर पड़ती है तो उन्हीं के थ्रू जो है वो ये सब स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं। तो सोलर एनर्जी का यूज़ ये है ना। और ये सब नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं ना, बराबर ना। इनका तो जितना यूज़ करो जो है वो उतना कम है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये ऐसे ये सोर्सेज हैं। लेकिन इनकी लिमिटेशंस ये आती है कि जनरली बारिश का मौसम जब होता है तब उस वक्त ये सोर्सेज का यूज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। कि जब धूप ना हो ना, जब बादल वाला जो है वो एटमॉस्फेयर हो, धूप ना हो, तो इनका यूज़ कैसा हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है फिर। और इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। कि ये जो सोलर पैनल्स तैयार होते हैं ना, ये जो सोलर पैनल्स हुए ये पैनल्स काफ़ी महंगे तैयार होते हैं। तो अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो उनका जो है वो रिपेयरिंग करवाना, उनको फिर से तैयार करवाना, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसी वजह से ये सोलर एनर्जी का यूज़ प्रेजेंट टाइमिंग में थोड़ा सा कम है, कॉस्टली होने की वजह से सिर्फ। बाकी ये एनर्जी वो तो सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है ना, बरोबर के नहीं। सोलर एनर्जी के बाद दूसरा आता है, वो आता है एनर्जी फ्रॉम सी। जो समुद्र है ना, सी, ओशन, ठीक है, या जो समुद्र का हो, वो भी कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी क्रिएट करता रहता है। लेकिन वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उस एनर्जी का कोई भी जगह पर यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। कि जिनमें जनरली टाइडल एनर्जी या तो जो वेव एनर्जी कहते हैं, उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। अब क्या किया जाता है, तो काफ़ी जगह पर, काफ़ी प्लेसेस पर जो है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए हैं। काफ़ी जगह पर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो तैयार किए जाते हैं कि जहाँ पर जब टाइड आती है ना, या तो जब वेव्स आती है, जब बड़ी सी लहरें आती हैं, तब उस वक्त समुद्र के अंदर, जैसे पहले फोटो में दिया हुआ है या जैसे दूसरे फोटो में दिया हुआ है, कोई कोई प्लेसेस पर समुद्र के बाहर ऐसे टरबाइंस लगाए जाते हैं। ये जो फैन लगे हुए हैं वो फैन क्या है, और कुछ नहीं, एक तरह के टरबाइंस है। टरबाइंस है ना, ये टरबाइंस जो है वो इसमें लगाए जाते हैं कि जब ये समुद्र का पानी कंटिन्यूसली चलता रहता है, आपने समुद्र किनारे पे देखा ही होगा कि लहरें कभी रुकती ही नहीं है, कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और उन लहरों के चलने की वजह से जो है वो अंदर के ये टरबाइंस, ये जो पंखे हैं वो कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। पानी के अंदर रखो तो भी, या अगर पानी के बाहर भी रखो, तो जो वेव्स आती रहती हैं, जो लहरें आती रहती हैं, वो लहरें वो इन पंखों को, इन टरबाइंस को कंटिन्यूसली चलाती रहेगी ना। ठीक है ना। और समुद्र किनारे पे हवा भी उतनी ही जोर से होती है कि उनकी मदद से भी ये जो टरबाइंस है वो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, बरोबर ना। और उनके घूमने की वजह से जो है वो कंटिन्यूसली उनमें से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती रहती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से क्रिएट होती रहती है। तो ये भी तो समझो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स कहलाया ना, बड़ा, और समझो फ्री ऑफ कॉस्ट है। समुद्र की लहरें भी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी रुकती नहीं है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। लेकिन इनमें लिमिटेशंस यही हैं कि इनका अरेंजमेंट और मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता है। समुद्र किनारे इस तरह से अरेंजमेंट करना या समुद्र के बाहर भी इस तरह से अरेंजमेंट करना जो बहुत कॉस्टली है। क्योंकि लहरें आपको पता है वो कितनी हैवी होती है कि एक जोर से जो है वो लहरें आ जाए तो ये जितने भी ये टरबाइंस लगाए हुए हैं वो सब के सब जो है वो गिर जाए या टूट जाए, तो फिर उनमें से कैसे फिर काम चल सके। उनका अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है, उनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि भाई जोर से कोई लहर भी आ जाए ना तो भी उन्हें कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ये तैयार किया जाता है ना। आप लोगों को ध्यान होगा ही कि इन लहरों का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है कि अगर इतनी जोर से आने वाली लहर के सामने कोई इंसान भी खड़ा हो ना तो वो भी जो है वो उनके साथ क्या कह सकते हैं कि भाई घिसड़ के चला जाता है या गिर जाता है, वो नहीं टिक पाएगा उन लहरों के सामने। तो उनके सामने ऐसे छोटे से पंखों को जो है वो रखना और मेंटेन रखना, तो ये भी तो बहुत बड़ा खर्चा है ना, या बहुत बड़ी बात है ना उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए इनका भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है। या फिर दूसरा इनमें ही आता है, वो आता है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी। अब आप लोगों को ये ध्यान है, हमारे अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में तो ध्यान होगा कि ज़मीन में ऊपर की लेयर पे जहाँ पे हम लोग चलते हैं कि वो लेयर जनरली ठंडी होती है।
लेकिन ज़मीन के जैसे 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 अंदर जाते जाओ तो वैसे वैसे क्या होता है कि गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, हीट ज़्यादा होती जाती है ना, जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के अंदर जाते जाते हैं वैसे ही। तो क्या समुद्र के अंदर ऐसा नहीं होता? समुद्र के अंदर हीट नहीं होती? तो होती है। समुद्र के भी आप लोग जितना अंदर जाते जाओगे ना, तो उतना उतना जो है वो समझो गर्मी बढ़ती जाती है। ऐसे कहा जाता है कि समुद्र के हर 2 किलोमीटर के नीचे वो 20 डिग्री जितना सेल्सियस वो बढ़ जाता है। मतलब समुद्र के बाहर आपको जितनी ठंडी लगेगी ना, समुद्र के अंदर ही अंदर जितने जाते जाओगे ना, तो उतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाता है और हीट भी ज़्यादा क्रिएट होती जाती है। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की मदद से इसी हीट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। समुद्र के अंदर की ये हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी का यूज़ करके प्रेजेंट टाइम में ऐसी मशीन्स तैयार की जाती है, ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं कि जैसे यहाँ पे तो जस्ट एग्जाम्पल की तरह एक फ़ोटो दिया हुआ है, लेकिन ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है, मशीन्स तैयार की जाती है कि समुद्र के अंदर जो गर्मी है ना, उस हीट का यूज़ करें कि जिनमें से जो है वो बाहर की तरफ वेपर्स निकल सके, धुआं निकल सके, और उसी वेपर के थ्रू फिर बाहर टरबाइंस को चलाया जाता है। ठीक है ना, वही टरबाइंस वही मशीन्स को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। मतलब समुद्र के अंदर की गर्मी को भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कौन सी एनर्जी कहलाई? एनर्जी फ्रॉम सी, समुद्र में से मिलने वाली एनर्जी। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, कि हमारे अर्थ के अंदर की, जैसे समझाया ना आपको कि समुद्र के अंदर जैसे गर्मी होती है, अर्थ के अंदर भी तो है ही ना। जो जमीन की ऊपर की लेयर कहलाई उसके अंदर भी तो वैसी ही गर्मी है कि नहीं? बराबर ना, हम लोग समुद्र के सॉरी जमीन के अंदर ही अंदर जाते जाओ तो अंदर तो लावा निकलते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि नहीं? तो उसी गर्मी का यूज़ करके भी बाहर के साइड टरबाइंस लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। क्या किया जाता है, तो भाई ज़मीन के अंदर ही अंदर ऐसी फैक्ट्रियां तैयार की जाती है बाहर, कि जिनके पाइप्स ज़मीन के अंदर ही अंदर डाले जाते हैं, और उनमें अगर ज़मीन के अंदर हीट है तो कंटिन्यूसली उनमें से वेपर निकलती रहती है ना, धुआं निकलता रहता है कि नहीं? तो उस धुएं का यूज़ किया जाता है फिर टरबाइन चलाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए उस धुएं का यूज़ करते हैं, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और काफ़ी सारे प्लेसेस पर तो नेचुरली जो है वो क्या कह सकते हैं कि ऐसा हॉट वाटर स्प्रिंग्स वगैरह तैयार होते हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं कि जहाँ पर नेचुरली ज़मीन के अंदर से गर्म पानी निकलता रहता है कंटिन्यूसली। कोई ऐसे पाइप लगाकर ज़मीन के अंदर भेजना नहीं पड़ता जैसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। नेचुरली ज़मीन के अंदर से गर्म पानी निकलता रहता है, और क्या कह सकते हैं कि वो पानी भी इतना गर्म होता है कि उनमें से कंटिन्यूसली वेपर निकलती रहती है, जैसे आप ये दूसरे फोटो में देख रहे हो। और ये वेपर्स का यूज़ फिर अच्छे खासी एनर्जी के लिए कर सकते हैं। हमारे गुजरात में ही है, पता है? हम हमारे गुजरात में आप लोगों ने शायद सुना हो, तो उनई उनई प्लेस है व्यारा के पास में, तापी और व्यारा के पास में उनई उनई प्लेस है, कि जहाँ पर वो उनई का गर्म पानी वो पूरे गुजरात में फेमस है। वहाँ पे नेचुरली एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, कि जिस तालाब में जमीन के अंदर से पानी निकलता है और गर्म पानी निकलता है। नेचुरली गर्म पानी निकलता है, कोई भी जो है क्या कह सकते हैं दूसरी कोई साइंटिफिक मेथड के बिना, नेचुरली कंटिन्यूसली 12 ही महीने उसमें से जो है वो गर्म पानी निकलता रहता है। और गर्म भी मतलब इतना कि आप उसमें जो है वो हाथ ना लगा सको, इतना ज़्यादा गर्म होता है। और दूर से देखो ना, तो जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो कंटिन्यूसली उनमें से धुएं निकलते रहते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी की मदद से उसी गर्म पानी का यूज़ फिर एनर्जी के लिए भी किया जाता है। और ऐसी एक प्लेस नहीं है, हमारी इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं कि जहाँ पर ये ऐसा नेचुरल वाटर, ये हॉट वाटर स्प्रिंग से तो ये गर्म पानी के झरने निकलते हैं, कि जिनका यूज़ फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है, एनर्जी के लिए किया जाता है। तो ये कौन सी एनर्जी कहलाती है? जियो थर्मल एनर्जी कहलाती है। बराबर। उनके बाद दूसरा आता है, वो आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट टाइम में वो समझो कि बिल्कुल पॉल्यूशन बिना अगर कोई एनर्जी का जो है वो यूज़ हो पाता हो ना,
तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का है, कि जिसमें हमें पता है कि दो एटम्स को आपस में टकरा कर बहुत ही हैवी प्रोपोर्शन में एनर्जी क्रिएट की जाती है। सिर्फ दो छोटे से एटम्स जब आपस में टकराए जाते हैं तो उनके थ्रू ऐसे एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट आए हुए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट आए हुए हैं कि जिनके थ्रू ऐसी, क्या कह सकते हैं, कि न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हैं। और इनमें से मिलने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती है कि कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में तो समझो लाखों गुना ज़्यादा इनमें से एनर्जी क्रिएट होती है। जस्ट एक एग्जांपल है कि यूरेनियम यूरेनियम नाम के एटम को, अगर उनको जो है वो आपस में टकराया जाए, दो यूरेनियम एटम को आपस में टकराया जाए, तो उनमें से जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो एनर्जी कार्बन और पेट्रोलियम में से मिलने वाली एनर्जी से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी एक छोटे से एटम में से क्रिएट होती है। और ये भी कहलाई तो नॉन कन्वेंशनल ही ना, ऐसे ये एटम्स कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, और इनमें से एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली हमें मिलती रहेगी, बरोबर कि नहीं। इसी एनर्जी में से मिलने वाले, सॉरी, इसी एटम्स के थ्रू मिलने वाली जो एनर्जी है उनके थ्रू हैवी प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट सोर्स कहलाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो है वो मेंटेनेंस और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इनके लिए स्पेशल प्लांट्स तैयार करने पड़ते हैं, स्पेशल फैक्ट्रीज तैयार करनी पड़ती हैं। और इनमें जब ये दो एटम्स आपस में टकराए जाते हैं तो इतने हैवी प्रोपोर्शन में ये एनर्जी क्रिएट होती है कि उनके लिए स्पेशल सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो इसकी वजह से ये इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी ये सबसे बेस्ट सोर्स कहलाता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट टाइम में, है कि नहीं। अब देखो, ये हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल इन दोनों सोर्सेज के बारे में तो हमने समझ लिया। अब चैप्टर का आखिरी एक जनरल पॉइंट है, जो पॉइंट है इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस एंड हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट। इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस मतलब आज के टाइम में हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है, इनके थ्रू अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम में हमने देखा, ये जो है वो इतने सारे सोर्सेज के बारे में समझा, तो उसमें देखा कि प्रेजेंट टाइम में भी कोल और पेट्रोलियम का काफ़ी जगह पर यूज़ होता है एनर्जी सोर्सेज की तरह। क्यों? क्योंकि वो सस्ते हैं, यूज़ करना उसमें आसान है। बाकी के हमने जो देखा ना नॉन कन्वेंशनल, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, भले इनमें से एनर्जी ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिएट होती है, लेकिन इनमें ये महंगे हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। कोल और पेट्रोलियम का मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए आज भी काफ़ी जगह पर वही कोल और पेट्रोलियम का यूज़ ज़्यादा किया जाता है कि नहीं। लेकिन हमें जितना हो सके उतना इन चीज़ों का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए। इनका ऑप्शन ढूंढना वो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टाइम में इनके बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे भी गए हैं, ढूंढे भी जाते हैं, कि जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, या इनकी जगह पर आज के टाइम में गाड़ियों में पता है वो सीएनजी यूज़ होता है। पहले जो ट्रेन भी चलती थी वो कोल के थ्रू चलती थी, अब वही ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है कि नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस ढूंढे जाते हैं ना, कि जिनसे पॉल्यूशन कम हो, जिनसे वो सोर्सेज का यूज़ कम हो। कि जैसे सीएनजी बनता है, वो सीएनजी भी तो समझो पेट्रोलियम में से ही बनता है, उनके थ्रू भी वही गाड़ियाँ चलाई जाती है, लेकिन जितना पेट्रोल यूज़ होता है ना उससे काफ़ी कम ये सीएनजी यूज़ होता है। और जितना पेट्रोल पॉल्यूशन फैलाता है उसके कंपैरिजन में ना के बरोबर ये सीएनजी जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो उसकी इसकी वजह से जितना हो सके इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हमें करना चाहिए ना, कि आज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें ऐसी मेथड, ऐसी जो है वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए कि जिससे ये सोर्सेज ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहें। क्योंकि जैसे ये पॉइंट भी वही कहता है ना, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग बिना सोचे समझे अगर ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते रहेंगे ना, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल है, ये फिर से तैयार हो पाएगी नहीं। तो अभी के टाइम में तो चलो निकल जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे के जो लोग होंगे, उनके लिए ऐसी कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे,
बराबर ना। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग जो है वो कैसे काम करेंगे फिर। तो इसीलिए जब हम लोग अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो सिर्फ अपने डेवलपमेंट नहीं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा डेवलपमेंट के बारे में कि जिसमें हमारी प्रेजेंट नीड तो पूरी हो जाए, हम लोगों को भी सभी चीज़ें मिले, और साथ ही साथ में हमारे फ्यूचर जनरेशन जो आएगी ना, उनके लिए भी प्रॉपर रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। तो ऐसा जो है वो डेवलपमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आ रही है बात समझ में? ओके। तो देखो, आज जैसे हमने ये चैप्टर के बारे में समझा ना, अब ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।